धारा 8 दिल्ली सल्तनत, सैयद वंश का उदय। दिल्ली सल्तनत का इतिहास कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है और सैयद वंश का उदय इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 14वीं शताब्दी का अंत भारत में बहुत उथल पुथल का समय था। इस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक परिवर्तन की लहरें चल रही थीं। तैमूर लंग के हमले ने दिल्ली सल्तनत को हिला के रख दिया था। तैमूर लंग का आक्रमण इतना विनाशकारी था कि उसने दिल्ली की नींव को हिला दिया और सल्तनत को कमजोर कर दिया। तुगलक वंश कमजोर हो गया था। तुगलक वंश की कमजोरी और आंतरिक संघर्षों ने दिल्ली सल्तनत को और भी अस्थिर बना दिया। ऐसे में एक नया वंश आया, सैयद वंश। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। 14 ईस्वी में खिज्र खान ने दिल्ली की गद्दी संभाली। खिज्र खान ने अपनी सूझबूझ और साहस से दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाया। खिज्र खान तैमूर लंग का ही एक सूबेदार था। तैमूर लंग के साथ उसके संबंधों ने उसे सत्ता में आने में मदद की। वो सैयद वंश का संस्थापक बना, जिसने 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली पर राज किया। खिज्र खान ने सैयद वंश की नींव रखी और अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। सैयद वंश का इतिहास संघर्ष, महत्वाकांक्षा और आखिर में पतन की कहानी है। इस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन आंतरिक और बाहरी चुनौतियों ने उन्हें कमजोर कर दिया। यह वंश दिल्ली सल्तनत के इतिहास का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा था। सैयद वंश ने दिल्ली की संस्कृति और राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी। इसने दिल्ली सल्तनत के पतन की शुरुआत की और एक नए युग की नींव रखी। सैयद वंश के पतन के बाद लोदी वंश का उदय हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत को एक नई दिशा दी। धारा 2 खिज्र खान, सैयद वंश के संस्थापक। खिज्र खान का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। खिज्र खान एक योग्य शासक और अच्छा प्रशासक था। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया। उनके शासनकाल में उन्होंने न्याय और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी। उसने दिल्ली सल्तनत की खोई हुई इज्जत वापस पाने की कोशिश की। खिज्र खान ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए कई किले और दुर्गों का निर्माण किया। उसने विद्रोहों को कुचला और कानून व्यवस्था बनाई। खिज्र खान ने अपने शासनकाल में कई विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया और अपने राज्य में शांति और स्थिरता बनाए रखी। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि खिज्र खान ने खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा। उन्होंने हमेशा खुद को तैमूर के वंशजों का एक वफादार सेवक माना और उनकी उपाधि रायत-ए-आला ली। उसने रायत-ए-आला की उपाधि ली, जिसका मतलब है सबसे बड़ा सरदार। यह उपाधि उन्होंने तैमूर के वंशजों के प्रति अपनी वफादारी और सम्मान को दर्शाने के लिए ली थी। इससे पता चलता है कि वो तैमूर के वंशजों का सम्मान करता था। खिज्र खान ने तैमूर के वंशजों के प्रति अपनी वफादारी को हमेशा बनाए रखा और उनके आदेशों का पालन किया। खिज्र खान ने 1421 ईस्वी तक राज किया। उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और राज्य में शांति और स्थिरता बनी रही। अपनी मृत्यु तक उसने दिल्ली में शांति और व्यवस्था बनाने की कोशिश की। खिज्र खान की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा किए गए सुधार और उनकी नीतियां दिल्ली सल्तनत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। धारा 3 मुबारक शाह, एक महत्वाकांक्षी शासक। खिज्र खान के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। मुबारक शाह बहुत महत्वाकांक्षी था।
उसने मुइजुद्दीन मुबारक शाह की उपाधि धारण की। मुबारक शाह को अपने शासनकाल में कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े। मुबारक शाह ने साहित्य और कला को भी बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख ए मुबारक शाही नामक किताब उसके शासनकाल में ही लिखी थी। धारा 4 मोहम्मद शाह, कमजोर शासन, आंतरिक कलह। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा। 1434 से 1445 ईस्वी तक राज करने वाला मोहम्मद शाह एक कमजोर शासक निकला। उसके शासनकाल में अंदरूनी कलह और विद्रोह बढ़ गए। अमीरों और सरदारों ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। मोहम्मद शाह विद्रोहों को दबा नहीं पाया। उसके समय में सैयद वंश की शक्ति और इज्जत बहुत कम हो गई। धारा 5 आलम शाह, अंतिम सैयद शासक। मोहम्मद शाह के बाद उसका बेटा आलम शाह गद्दी पर बैठा। 1445 ईस्वी में राज संभालने वाला आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था। आलम शाह एक अयोग्य और ऐश ओ आराम पसंद शासक था। उसे राजकाज से कोई मतलब नहीं था। दिल्ली सल्तनत उसके शासनकाल में और कमजोर हो गई। ईस्वी में आलम शाह ने अपनी मर्जी से बहलोल लोदी को गद्दी दे दी। इस तरह सैयद वंश खत्म हो गया और लोदी वंश शुरू हुआ। धारा 6 प्रशासन, सैयद वंश के अधीन। सैयद वंश ने तुगलकों जैसा ही प्रशासन चलाया। सुल्तान सबसे बड़ा था। प्रशासन में वजीर, आरिज़-ए मुमालिक और काजी जैसे अधिकारी होते थे। पर सैयद शासकों के समय प्रशासन कमजोर हो गया था। विद्रोहों और अंदरूनी कलह की वजह से प्रशासन ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। कमजोर प्रशासन सैयद वंश के पतन का एक बड़ा कारण था। धारा 7 स्थापत्य कला, मुबारक शाह का मकबरा। सैयद वंश ने अपने छोटे से शासनकाल में कुछ खास इमारतें बनवाई। इनमें सबसे मशहूर है मुबारक शाह का मकबरा। यह मकबरा दिल्ली में है और सैयद स्थापत्य शैली का एक सुंदर नमूना है। इसमें एक ऊंचा गुंबद है और 4 मीनारें हैं। यह मकबरा सैयद वंश के स्थापत्य कौशल को दिखाता है। धारा 8 पतन, कमजोरी और लोदी वंश का उदय। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सैयद वंश का पतन एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सैयद वंश का पतन कई कारणों से हुआ। यह वंश 1414 से 1451 तक दिल्ली पर शासन करता रहा। इनमें मुख्य थे कमजोर शासक, आपसी कलह और प्रशासनिक अक्षमता। कमजोर शासकों की वजह से राज्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। बाहरी हमलों का सामना करने में नाकामयाबी भी एक बड़ा कारण था। इन हमलों ने राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। मोहम्मद शाह और आलम शाह जैसे कमजोर शासकों की वजह से सैयद वंश कमजोर हो गया। इन शासकों की नीतियों में दूरदर्शिता की कमी थी। सैयद वंश कमजोर हो गया और अंततः पतन की ओर बढ़ गया। राज्य की आंतरिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। अमीरों और सरदारों ने अपनी शक्ति का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया, जिससे आपसी कलह बढ़ गई। दरबार में षड्यंत्र और धोखाधड़ी आम हो गई थी, जिससे आपसी कलह बढ़ गई। इस आंतरिक संघर्ष ने राज्य को और भी कमजोर कर दिया। बहलोल लोदी, एक महत्वाकांक्षी अफगान सरदार ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। 1430 से ईस्वी में उसने अपनी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने आलम शाह को गद्दी से हटा दिया और खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। इस प्रकार सैयद वंश का अंत हो गया और लोदी वंश की शुरुआत की। बहलोल लोदी ने एक नए युग की शुरुआत की,
जो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया।